आज की वीडियो काफी खास होने वाली है। पूरी आज की वीडियो में 30 प्रश्नों को कवर करेंगे और 30 प्रश्न आपके किससे रिलेटिव हैं? हिंदी से। और आप ध्यान रखेंगे, पूरे हिंदी के इस वीडियो को आप लोग देख लेंगे तो मैं पूर्ण आशा के विश्वास के साथ आपसे कहना चाहूंगा कि आज की वीडियो पूरे यूपी टेट में से 5 नंबर आज आपका कवर कराने वाला हूं। ठीक है, आप देखेंगे, प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखेंगे तो आपको मिल जाएगा। आप ही खुद ब खुद कहेंगे कि आज की वीडियो से 5 नंबर आप सही कर लेंगे। ठीक है, आज हम प्रश्न, जितने भी प्रश्न हैं सबके हम गहराइयों तक जाएंगे और देखेंगे कैसे प्रश्न बनते हैं और इस प्रश्नों से क्या रिलेटिव प्रश्न बन सकते हैं। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, याद रखेंगे, यहां पर देखेंगे आज के वीडियो को क्या है दोस्तों। पहला प्रश्न है कि निम्न में से अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा है? यही बताना है दोस्तों। अंत्यस्थ व्यंजन कितने होते हैं सबसे पहले ये बताइए। अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं 4। कितनी संख्या इनकी होती है? 4 होती है। एक होता है आपका य, फिर इसके बाद होता है र, और इसके बाद ल, और इसके बाद होता है व। इन्हीं को बोलते हैं अंत्यस्थ व्यंजन या इन्हीं को बोलते हैं अर्ध स्वर। अगर आपसे कोई पूछे कि अर्ध स्वर कौन कौन से हैं तो अर्ध स्वरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। और या और आप लोग देखिएगा अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन होते हैं? य, र, ल और व। तो इनमें से पूछा कि अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा है दोस्तों? इनमें से आपका व मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखते रहेंगे। ठीक है, आपको बता दूं, जैसे आपके वर्णमाला में अंत्यस्थ व्यंजन 4 होते, उसी क्रम में आप लोग याद रखेंगे उष्मी या संघर्षी इसको बोलते हैं, या इसको बोलते हैं उष्म संघर्षी व्यंजन। याद रखेंगे क्या बोलते हैं? उष्म संघर्षी व्यंजन। इनकी संख्या अगर पूछ ही ना दे, कई बार बना है, प्रीवियस ईयर में बना है। आप लोग देखेंगे कि उष्मी संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। क्या होती है? 4 होती है। इनके उच्चारण करते समय मुख से गर्म हवा निकलती है। याद रखिएगा, मुख से संघर्ष के माध्यम से जीवा जो होती है उसका घर्षण के माध्यम से इसका उत्सर्जन होता है या इसकी उत्पत्ति होती है। और आपको बता दें कि उष्म संघर्षी व्यंजनों की संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? ए वाला श हो गया, ए वाला श हो गया, और आपका ए वाला श हो गया, और ये हाथी वाला ह हो गया। ये क्या है? ये है आपके उष्मी व्यंजन। याद रखेंगे, उष्मी संघर्षी व्यंजन इनको बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ये प्रश्न बन सकता है, इसमें से कोई एक दे देगा और कहेगा इसमें से कौन उष्मी व्यंजन है, आप इसमें से छांट लेंगे। इनकी संख्या 4 होती है और क्या क्या होते हैं ये आपके सामने है। और आपको मैं बता दूं, इससे रिलेटिव जितने बनते हैं सबको ध्यान रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है, यही पूछता बहुत ज्यादा है, संयुक्त व्यंजन। कोई पूछे कि संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, यूपी टेट में इससे रिलेटिव 3-4 बार प्रश्न बने हैं। आप प्रीवियस ईयर हिंदी को उठाकर देख लीजिएगा। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है। याद रखेंगे संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। एक आप याद रखेंगे, इसमें आपका एक छतरी होता है, इसके बाद आपका क्या होता है? त्र होता है, और इसके बाद आपका इसमें एक अज्ञा होता है, और इसके बाद आपका इसमें क्या होता है दोस्तों? तो ये श्री वाला ये आपका स्र होता है। ये आपके क्या है दोस्तों? 4 संयुक्त व्यंजन है। इससे प्रश्न बहुत ज्यादा ये बनता है दोस्तों कि कौन से संयुक्त व्यंजन है। इन चारों को ध्यान में रखते रहिए। ऑप्शन में आपको एक मिल जाएगा, उसको आप टिक कर लेंगे। ठीक है, लेकिन कई बार इस कैसे में मैं कई कैसे देखा हूं, इसमें कई बार किन वर्णों से हुआ, इनका निर्माण किससे हुआ, इसका निर्माण किससे हुआ, इसका निर्माण किससे हुआ, आप कैसे इसको बताएंगे? इस वाले क्रम में देखेंगे, जैसे छतरी है ना, इसका निर्माण किससे हुआ? आधा क और इसके वाला ए वाला स से हुआ है। आप लोग याद रखेंगे इसका निर्माण इससे हुआ है। यहीं पर तरह की बात करें तो आधा त और पूरा रस्सी वाला र से मिलकर इसका निर्माण हुआ है। ये आप निर्माण तो याद ही कर लो भैया। जिसको जब इसको याद कर लेंगे आप तो इससे रिलेटिव जब भी आपका एग्जाम में बना है, कई बार पूछा है, तब तो मैं इसको कह रहा हूं कि इसको आप याद करिए। यहाँ पे देखिए अज्ञा, अज्ञा का निर्माण किससे हुआ है? तो याद रखेंगे पूरा ज और इसके बाद आधा ज और इसके बाद पूरा इया से निर्माण हुआ किसका? आज्ञा का। और इसके बाद इसको देखेंगे तो ये आपका ए वाला श और इसके आधा श और इसके बाद रस्सी वाला रस इसका निर्माण होता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4। कौन कौन से व्यंजन आपके सामने है, किसका निर्माण किससे हुआ? एक साल प्रश्न ए बना है ना कि याद रखेंगे छतरी से पहले कौन सा वर्ड आता है, यही प्रश्न बना है। तो इससे पहले आता है आपका क वर्ड। ये आप लोग याद रखेंगे, इस बातों को आप ध्यान रखेंगे। ए चीज आता है, इस बात को याद रखेंगे। और कहीं भी याद रखेंगे जो नीचे इस चीज का मैंने प्रयोग किया है दोस्तों, इसको देखिए तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हलंत। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हलंत। और हलंत का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो याद रखेंगे हलंत का मतलब होता है आधा। हलंत का मतलब क्या होता है दोस्तों? आधा। आधा, ये बात याद रखेंगे, आधा होता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, एकदम कंफर्म इसको याद रखेंगे। एक बार मैं आपको बता दूं, जितने चीजें अगर अंत्यस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, संयुक्त व्यंजन जो जो है ना, उसमें आपको मैं एक बता दूं, पूछता है कि काकल्य व्यंजन
किसे कहते हैं? तो काकल्य व्यंजन की संख्या एक होती है और जो हाथी वाला ह होता है इसी को बोलते हैं काकल्य व्यंजन। याद रखेंगे। आपको मैं कुछ चीजें बता दूं, इसको ध्यान रखिए। पूछ देता है कि लुंठित व्यंजन कौन सा है, आपको वर्ण दे देगा। और लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं? तो जो आपका रस्सी वाला र होता है इसी को क्या बोलते हैं? लुंठित व्यंजन बोलते हैं। अगर आपको इसी क्रम में आगे ले जाऊं और आगे आपको बताऊं कि प्रश्न ए भी बन चुका है कई बार कि पार्श्विक व्यंजन किसे बोलते हैं, तो याद रखेंगे जो पार्श्विक व्यंजन होता है उसको हम क्या किसको बोलते हैं? जो आपका लड्डू वाला ल होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। लुंठित व्यंजन रस्सी वाले र को बोलते हैं। काकल्य व्यंजन हरना वाले हाथी वाले हा को बोलते हैं। और इसी तरह मैं अगर आपको आगे कुछ बताऊं, बहुत बार बना है कि उत्क्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं या किसे कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या 2 होती है। आपको एक ढक्कन वाला ढ और डलिया वाला ड, ये क्या है दोस्तों? तो ये आपके उत्क्षिप्त व्यंजन है। इसको भी आप लोग याद रखते रहेंगे। इसमें कुछ चीजें नहीं छूट रहा है। मैं आपको एक चीज और बता दूं, बहुत ज्यादा कई बार बना है कि निम्न में से नासिक व्यंजन कौन है? अगर आपको नासिक व्यंजन पूछे तो नासिक व्यंजन वह व्यंजन होता है जिसके उच्चारण में जो हवा होती है, वह वायु जो होती है वह कहां से निकलती है? तो नाक से निकलती है। ये बात याद रखेंगे। और नासिक व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो नासिक व्यंजनों की संख्या मुख्य रूप से 5 होती है। ये बात याद रखेंगे। हर वर्ग में जैसे क वर्ग हो गया आपका, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इतने जो वर्ग होते हैं इनका हर वर्ग का जो 5वां वर्ण होता है, कौन दोस्तों? तो 5वां वर्ण होता है, उसी को बोलते हैं नासिक व्यंजन। अगर संख्या की बात, अगर उस वर्ण की बात करें तो आपका अंग हो गया, आपका अड़ हो गया, आपका न हो गया, आपका म हो गया और आपका यहाँ पे देखेंगे जो आपका अंग हो गया, फिनड़ा हो गया, न हो गया, आपका म हो गया। ठीक ना? ये आपके क्या है दोस्तों? तो ये आपके क्या है, इस बात को याद रखेंगे। ये आपके क्या है? नासिक व्यंजन है। आप इसको देखते रहेंगे, हर वर्ग का 5वां है, आप उसको ध्यान रखते रहेंगे। इसको बताना एक इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद रखेंगे। जो म भी लास्ट में पड़ता है, न भी लास्ट में पड़ता है और यहाँ पे सब क्या है दोस्तों? तो ये आपके लास्ट में पड़ते हैं। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद अब आपको बता दूं, अगर प्रश्न ये पूछे कि अगर आपको पूछे कि वर्णों की संख्या कितनी है, तो अगर वर्णों की संख्या पूछ ले और अब तक में वर्णों की संख्या तो बता दी गई है 53, इसको याद रखेंगे। ये वाला क्रम आप याद रखेंगे। लेकिन अभी भी जितने भी सरकारी एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं तो आपका यूपी टेट में भी पूछ दे कि वर्णों की संख्या कितनी होती है, अगर उसमें 52 है ना तो उसको 52 को भी कंडक्ट सही करिएगा। अगर उसमें 53 है तब 52 को ना सही करके आप 53 के साथ जाएंगे, क्योंकि आयोग द्वारा एक नए वर्ण की उत्पत्ति हुई है जो वर्ण इस प्रकार का है, इसको मान्यता दी गई है। ये भी आप याद रखेंगे। तो उसमें आपका 53 न दे के 52 ही दे रहा है अब तक भी आयोग द्वारा, तो आप 52 को टिक करिएगा। अगर 52 53 दोनों दे रहा है तो आप किसको टिक करेंगे? 53 को टिक करेंगे। ये बात याद रखेंगे। आपको मैं यहां पे बता दूं, एक साल ये प्रश्न बना है कि मूल व्यंजन कितने होते हैं। अगर आपको पूछे कि मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो मूल व्यंजन कितने हैं बताइए आप लोग? 33 हैं। और केवल व्यंजन की संख्या पूछे तो व्यंजन के बारे में आप बताना हो तो आप बताएंगे 41 है। व्यंजनों की संख्या 41 और मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है दोस्तों? 33। इतना चीज आप लोग याद करेंगे। आपको एक ही प्रश्न से इतना चीज की मैंने उत्पत्ति कराया और बताया। ठीक ना? वीडियो अच्छी लग रही है तो आपसे मेरा एक छोटा सा विनम्र निवेदन रहता है कि वीडियो आप लाइक कर लीजिए। अगर ऐसी वीडियो आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करें। ठीक ना? क्योंकि आपका जो भी आगामी एग्जाम है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मेरे जितने भी प्रश्न आते हैं सब प्रश्न के आप एक्सप्लेन देखते हैं और याद रखेंगे। जब हम प्रश्न की गहराइयों तक जाते हैं, आपको बताते हैं कौन कौन से प्रश्न बने हैं और इसके आधार पर कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। तो जब आप पूरी वीडियो को देखते हैं तो आपके अंदर अलग प्रकार की अनुभूति होती है कि आपने कुछ सीखा है। ठीक ना? तो वाकई कुछ सीखना है तो अभिषेक एकेडमी के इस परिवार से आप जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए, वीडियो को लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिए जिससे मेरा हौसला उजागिर हो। और चलिए आज हम अगला सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है, यही बताना है दोस्तों। आपको मैं बता दूं कि अगर चीजों को आप देखेंगे तो स्पर्श व्यंजन ये पूछता है स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। सबसे पहले ये देख लीजिए, स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25। कितनी होती है दोस्तों? 25। अब देखिएगा आपका क वर्ग हो गया, क वर्ग हो गया, इसके बाद आपका च वर्ग हो गया, इसके बाद आपका ट वर्ग हो गया और इसके बाद आपका त वर्ग हो गया और इसके बाद आपका आता है प वर्ग। ये याद रखेंगे दोस्तों, प वर्ग। ये सब क्या है? वर्ग हैं। आपका क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। कितने आपके वर्गों को मैंने बताया? 5 वर्गों को बताया।
ठीक ना। अब देखिए क वर्ग के कौन कौन हिस्सा है, आपका क हो गया, आपका ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया, अंग हो गया। इसी तरह च छ ज झ ये आपके अड़ तक आ जाते हैं। फिर इसके बाद ए आपका इया तक आ जाता है। इसी क्रम में हर वर्ग में कितने वर्ण हो जा रहे हैं, 5 वर्ग हो जा रहे हैं। और कितने इधर वर्गों की बात की गई है, 5 कही गई है। तो स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 5 गुणे 5 बराबर कितनी होती है, 25 होती है। यही आपको बताना है। और इसमें बताना है दोस्तों कि आपका क वर्ग का कोई भी वर्ण रहे तो यह स्पर्शी व्यंजन है, च वर्ग का कोई भी वर्ण रहे तो यह भी स्पर्शी व्यंजन है, ट वर्ग का कोई भी वर्ण रहे तो यह भी स्पर्शी व्यंजन है, त वर्ग का कोई वर्ण रहे तो यह भी स्पर्शी व्यंजन है, और प वर्ग का कोई भी वर्ण रहे तो यह भी क्या है दोस्तों, आपका स्पर्शी व्यंजन है। अगर मैंने आपको पूछ दिया कि थ क्या है, स्पर्शी व्यंजन है कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल है। आपको मैं पूछ दूं कि यह स्पर्शी व्यंजन है कि नहीं है, बिल्कुल है। आपको पूछ दूं कि इसी में आपका म पूछ दूं क्या है दोस्तों, तो आप तभी भी बता सकते हैं। इसी तरह मैं पूछ दूं कि आपका यहाँ पे झंडा वाला झ आपका क्या है, आप इसको भी बता देंगे। पूछ दूं ग क्या है, आप बता देंगे। घ क्या है, सब स्पर्शी व्यंजन है। आप इसको इस तरह बता देंगे कि यह इसका है तो भैया स्पर्शी व्यंजन होगा। ठीक है। अब देखिए यही बताना है कि स्पर्शी व्यंजन कौन से वर्ग में है, भैया इसको आपको बताना है कि स्पर्शी व्यंजन कौन से वर्ग में। यहाँ पे देखिए रस्सी वाला र आ गया तो गलत हो गया। यहाँ पे देखिए यह जो है स्पर्शी व्यंजन का हिस्सा है नहीं। यहाँ पे देखिए हरना वाला है, ये भी स्पर्शी व्यंजन का है नहीं। ये देखिए क वर्ग से है, ये च वर्ग से है, ये प वर्ग से है, त वर्ग से है, ये किसके हिस्सा है, स्पर्शी व्यंजन के। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान देना होगा। ठीक है। यहीं पे मैं कुछ चीजों को कंफर्म करा दूं। क वर्ग के जितने वर्ण होते हैं इसका जो उच्चारण स्थान होता है क्या होता है बता दीजिए, बोलते जाइए, कंठ होता है। ठीक ना। जैसे क हो गया, क का पूछ दे, ख का पूछ दे, ग का पूछ दे, घ का पूछ दे, इसका उच्चारण कहां से होता है, आप तुरंत बताइएगा। इसका उच्चारण आपका कहां से होता है प्यारे, कंठ से होता। आप इसको बता देंगे। आपका च वर्ग का कोई रहे, जैसे चरखा हो गया, छाता हो गया, जहाज हो गया, जितने वर्ण हैं जैसे च छ ज झ, तो ये कहां से होगा इसका, आप इसको बताएंगे। तो इसका जो होगा उच्चारण स्थान कहां से होता है, तालु से होता है। आपका क वर्ग का कंठ से, च वर्ग का तालु से, ट वर्ग का कहां से होगा, मूर्धा से होता है। ये बता देंगे आप। कोई भी इसका वर्ग पूछ दे, आपका त थ द द जो पूछे तो इसका कहां से होता है, तो इसका उच्चारण स्थान दंत से होता है। प हो गया, फ हो गया, इसके बाद आपका ये जो चीजें हैं म हो गया, इसका उच्चारण स्थान कहां से होता है, ओष्ठ से होता है। ये बात याद रखेंगे। तो क का कंठ से हुआ, च का तालु से हुआ, ट का मूर्धा से हुआ, त का दंत से हुआ, प का ओष्ठ से हुआ। ये उच्चारण स्थान के क्रम रहे। ठीक है। आप इसको ध्यान रखेंगे। आपको कहीं से कुछ भी पूछ देगा, आपको मान लीजिए अभी पूछ देगा घ का उच्चारण स्थान क्या है, आप बताएंगे घ किसका हिस्सा है, क वर्ग का हिस्सा है। क वर्ग के जितने वर्ण होते हैं इसका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। आप इस क्रम से ऐसे ऐसे चीजों को याद कर लेंगे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। ठीक है। थोड़ा तेजी से चल रहे हैं, थोड़ा एनालिसिस कम करेंगे, लेकिन अगर एनालिसिस कम करेंगे तो जानकारी आपको अच्छी तरीके से मिल नहीं पाएगी। वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है, लेकिन वीडियो को आप पूरा अंत तक देखेंगे और वीडियो को आप लाइक जरूर कर लेंगे। निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है, आपको यही बताना है। आपको बता दूं, आपको इस अल्प प्राण बताने के लिए आपको कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ सब तो याद ही करना होगा। कौन सा वर्ड किस वर्ग का हिस्सा है तो बताना ही होगा। आपको मैं बता दूं अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है, आपको बता दूं प्रत्येक वर्ग का आपका 1 और 3 और 5 ये क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं, याद रखेंगे। और यहीं पे मैं आपको महाप्राण बता दूं, प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण क्या होता है, महाप्राण होता है। कैसे होता है अभी बता रहा हूं। देखो जैसे मैंने क वर्ग का लिख लिया, क हो गया, आपका ख हो गया, आपका ग हो गया, घ हो गया, आपका अंग हो गया। इस क्रम में देखिएगा, ये मैंने क वर्ग की ध्वनि को लिख लिया। अब देखिए इसमें आप लोग देखेंगे, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 मैंने मान लिया। मैं कह रहा हूं प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ड होते हैं इनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अल्प प्राण बोलते हैं। अगर कहे कि अल्प प्राण क्या है तो अल्प प्राण आपका क है, अल्प प्राण आपका ग है, अल्प प्राण आपका अंग है। अगर मैं पूछूं कि एक क वर्ग में कौन सा महाप्राण है, आपको पता है कि महाप्राण दूसरा और चौथा आपके वर्ण होते हैं। दूसरा आपका क्या है, ख है, और चौथा आपका घ है। अगर कहीं भी पूछे कि ख क्या है और कहीं भी पूछे घ क्या है तो ये आपके महाप्राण है। ये बात को आप लोग याद रखेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे।
अल्प प्राण को उच्चारण करते समय बहुत कम वायु मुख से निकलती है और महाप्राण को उच्चारण करते समय मुख से थोड़ा ज्यादा वायु निकलती है। इस प्रकार के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण में विभक्त किया गया है वर्णों को। इस बात को आप ध्यान देंगे। आपको मैं यहीं पे क्लियर करा दूं, अल्प प्राण 1 3 5 और इसके बाद आपका अंत्यस्थ व्यंजन कौन दोस्तों, याद रखेंगे अंत्यस्थ व्यंजन ये किसके हिस्सा होते हैं, तो अंत्यस्थ व्यंजन आपके अल्प प्राण के हिस्सा होते हैं। अंत्यस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल और व। ये बात याद रख लो, आप कभी भी कोई भी एग्जाम में अल्प प्राण महाप्राण में फंसोगे नहीं। आप 1 3 5 याद रखिए और य, र, ल, व याद रखिए, ये अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं। महाप्राण याद रखना है, 2 और 4 याद रखिए और इसके बाद अपना उसमें व्यंजन याद रखिए, स, स और ह, ये क्या होते हैं, तो ये आपके महाप्राण होते हैं। अब इस प्रश्न में बता दीजिए निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है, आपको बताएंगे। पता है ख क्या है दोस्तों, ये महाप्राण है। ग में आप लोग देखेंगे ग किसका हिस्सा है, अल्प प्राण का हिस्सा है और ग क्या है, आपका अल्प प्राण है। पूछ क्या रहा है, पूछ तो ये आपका अल्प प्राण ही रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे, केवल ग आपका अल्प प्राण है, ख आपका क्या है, महाप्राण है, घ क्या है, महाप्राण है और ठ भी क्या है, आपका महाप्राण है। इस बात को याद रखेंगे और इस क्रम में सीख गए भैया आप अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है, याद रखेंगे घोष को ही बोलते हैं दोस्तों सघोष अघोष, दोनों को याद रख लीजिए। यहीं पे सघोष और अघोष होते क्या हैं, प्रत्येक वर्ग का आपको बता दें, जब सघोष अघोष की बात आए ना तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण होते हैं अघोष होते हैं और तीसरा हो गया, चौथा हो गया और पांचवा हो गया क्या होते हैं, आपके सघोष होते हैं। सभी स्वर याद रखेंगे, सभी स्वर क्या होते हैं, सभी स्वर आपका सघोष होते हैं और इसके बाद उस व्यंजन में आपका स हो गया, ये वाला स हो गया और ये वाला स हो गया, ये किसके हिस्सा है, अघोष के हिस्सा है। ये बात तो आप याद रख लो, बस इतना सा ट्रिक याद रखिए, सघोष अघोष क्लियर हो जाएगा। प्रत्येक साल का आप प्रीवियस ईयर यूपीटेट का उठाकर देख लीजिए, उसमें सघोष अघोष हर साल लगभग पूछा है, इसको आप ध्यान रखेंगे और इस क्रम से आप याद रखेंगे। ठीक है, इस वीडियो को आपको मैं प्रोवाइड कराता हूं तो वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है और वीडियो के पीछे का राज यही है दोस्तों कि आपको जो भी रिलेटिव चीजें कहीं भी किसी तरह घुमा के पूछ ले, पूछने वाला आयोग तरह तरह के प्रश्नों की खोज करता है। वह कोई भी प्रश्न पूछे, आपको अगर उसकी जड़ तक पता है तो आप उसके जड़ तक पता है, वह गहराइयों तक जाना है ना, तो गहराई तक आप चीजों को सीख रहे हैं, जान रहे हैं, तो आप उसका कोई भी रिलेटिव बात को बता देंगे कि इसका ये चीज है। ठीक है, अब देखिए इसमें आप लोगों को मैंने उसी तरह बता दिया ना, जैसे आप लोगों को क वर्ग में एक पुनः लिख लूं, क ख ग घ अंग। अगर इसमें पूछे कि सघोष क्या है, आप 1 2 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ। अगर सघोष पूछे तो तीसरा चौथा पांचवा ये क्या होते हैं, तो ये आपको पता है दोस्तों, ये होते हैं आपका सघोष और इसके बाद पहला और दूसरा क्या होते हैं, आपको पता है, ये होते हैं आपका अघोष। क्या होते हैं, अघोष होते हैं, यही बताना है। तो निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है, चौथा नंबर का आप देखेंगे तो आप यहाँ पे देखिए आपका जैसे कि जो आपका जौ है, ज और यहाँ पे है क, यहाँ पे है च, यहाँ पे है ट। आप प्रत्येक वर्ग को जब ध्यान से देखेंगे तो आपका इसमें घोष पूछा है, तो यहाँ पे देखिए घोष क्या होते हैं, घोष क्या होते हैं, घोष को ही सघोष बोला जाता है पहली बात। और इसमें आप लोग जब इसको ध्यान से देखेंगे, निम्न में से कौन सा घोष, निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है, तो इसको जब आप बहुत ध्यान से देखेंगे चीजों को तो आपको मिलेगा। जैसे आप लोग देखिएगा यहाँ पे, जैसे मैंने च वर्ग को ले लिया, यहाँ पे ट वर्ग को ले लिया, यहाँ पे च वर्ग को ले लिया, तो जैसे ट फिर ठ और इसके बाद आपका ज, ये ज आता है और ज किस नंबर पे आ रहा है, तो ज आपका 3 नंबर पे आ रहा है और पता है कि ये किसके हिस्सा है। आप लोगों को पता है कि जब जो भी चीजें पूछे ना, आप उसको बहुत ध्यान से देखेंगे और ये चीजें जो होती है ना इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये आप देखेंगे, ये जो आपका क है ना, क आपका पहले वर्ग पे है, इसलिए क्या होगा, आपका ये अघोष हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो गया। च भी पहले वर्ग पे अघोष हो जाएगा, ये भी आपका अघोष हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप लोग देखेंगे ट ठ के बाद जो आता है और यह जो क्या है दोस्तों, एक घोष है या सघोष है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये तीसरा नंबर पे आता है, जब तीसरा नंबर पे आता है तो इसको आप क्या बोलेंगे, इसको आप घोष बोलेंगे या सघोष बोलेंगे। इस बात को याद रखते रहेंगे। स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि कौन है, यही बताना है दोस्तों। स्पर्श व्यंजन क भी है, ग भी है, ख भी है, घ भी है, तो स्पर्श व्यंजन का काम हो गया। चलिए कंठ ध्वनि में देखेंगे आप लोग,
कंठ ध्वनि क भी है, ग भी है, ख भी है और घ भी है। ये भी बात खत्म हो गया। अब देखेंगे अघोष। अघोष आपको बता दिया, पहला और दूसरा आपका अघोष होता है। और महाप्राण आपका क्या होता है? अल्प प्राण 1 3 5 और महाप्राण होता है 2 और 4। अब देखिए देखेंगे जो आपका अघोष होता है पहला दूसरा होता है और इसके बाद महाप्राण क्या होता है? महाप्राण दूसरा और चौथा होता है। इसमें कॉमन देख लीजिए 2 है, इसमें कॉमन देख लीजिए 2 है। मतलब कि आपको क्या बताना है दोस्तों, इस चीजों को देख के आपको एक ही चीज मिलेगा, वह चीज मिलेगा कि आप बताएंगे ये आपका 2 नंबर पे कौन सा वर्ड आता है। एक कंठ का उच्चारण है और कंठ का उच्चारण है तो आपको पता है कि क ख ग घ और अंग 2 नंबर पे आता है ख और ख आता है, तो आप ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तरीका आपको बता दिया, तरीका आपको बहुत बेस्ट लगा होगा, इसके लिए लाइक तो बनता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे 6 नंबर की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है, यही क्यों बताना है दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा। सबसे पहले मुझे बता दूं दोस्तों, स्वरों की संख्या कितनी होती है और स्वर जो होते हैं इसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। स्वर का उच्चारण कैसे होता है? स्वतंत्र रूप से होता है। स्वरों की संख्या होती है कितनी बताई गई है हिंदी में? 11 होती है, याद रखेंगे। हिंदी में अयोगवाह की संख्या कितनी बताई गई, ये भी याद रखेंगे। अयोगवाहों की संख्या 2 बताई गई। एक होता है आपका अनुस्वार और एक होता है आपका क्या दोस्तों? विसर्ग। क्या होता है? विसर्ग होता है। ये आपके अयोगवाह होते हैं। विसर्ग का चिन्ह ऐसे होता है और अनुस्वार का जो चिन्ह होता है आपको पता है वो ऐसे होता है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे स्वर मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। और इसमें देखेंगे मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। इसमें आपका ह्रस्व स्वर आता है, ह्रस्व स्वर कितनी होती है? 4 होती है। और इसी के बाद आपका आता है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। मैं सबको बता रहा हूं, ह्रस्व स्वर को कहीं न कहीं मूल स्वर भी पूछ देता है कि मूल स्वर कितने हैं? 4 हैं। मूल स्वर जो होते हैं ह्रस्व स्वर वही होते हैं, मूल स्वर का नाम ही ह्रस्व स्वर होता है। अब देख लो भैया, आपका अ हो गया, आपका छोटी ई हो गया, छोटा ऊ हो गया, ऋषि वाला री हो गया। ये क्या है? ये आपके ह्रस्व स्वर हैं, ये आपके मूल स्वर हैं। इसको आप लोग याद रखेंगे। दीर्घ स्वरों की संख्या कोई पूछे तो बताएंगे, क्या बताएंगे? 7 होती है। आपका आ हो गया, आपका बड़ी ई हो गया, आपका बड़ा ऊ हो गया, ए वाला ए हो गया और एनक वाला ए हो गया, ओ हो गया और इसके बाद आपका औ हो गया। इनकी संख्या कितनी है? 7 होती है। ये क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। इसको आप ध्यान से देखते रहेंगे। इस चीजें इसलिए बता रहा हूं कि काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई पूछे कि प्लुप्त स्वर क्या होते हैं, तो प्लुप्त स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता हो, इसको प्लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे आपका ये ओम लिखा ना, ये आपका प्लुप्त स्वर का एग्जाम्पल है। ये सबसे ज्यादा एग्जाम्पल ये लिया जाता है, इसलिए मैंने ये चीजों को आपको बता रहा हूं। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान से देखते रहेंगे। अब मैं आपको अगर स्वर से ही बात क्या है तो आपको बता दूं कि जिह्वा, जिह्वा के आधार पर, किसके आधार पर दोस्तों? तो याद रखेंगे जिह्वा के आधार पर स्वरों का उच्चारण। जिह्वा के आधार पर स्वरों का उच्चारण कैसे होता है? तो जिह्वा के आधार पर स्वर के उच्चारण 3 रूप से होता है। अगर कोई पूछे कितने रूप से होता है तो 3 रूप से होता है। अग्र स्वर, इसके बाद आपका आता है मध्य स्वर और इसके बाद आपका आता है पश्च स्वर। ये याद रखेंगे। अग्र स्वर कौन कौन होते हैं, मध्य स्वर कौन होते हैं और पश्च स्वर कौन होते हैं? आपका छोटी ई, आपका बड़ी ई और आपका एनक वाला ए और आपका ए, ये जो होते हैं आपके अग्र स्वर के एग्जाम्पल है। मध्य स्वर आप केवल एक होता है जो अ होता है, इसको मध्य स्वर बोलते हैं। और पश्च स्वर कौन होता है? आपका ये छोटा ऊ हो गया, आपका ये बड़ा ऊ हो गया, आपका ओ हो गया, आपका अ हो गया और यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये आपका ये आ हो गया और इसके बाद आपका ये क्या हो गया दोस्तों? ये आ हो गया। ये क्या है दोस्तों? ये पश्च स्वर के एग्जाम्पल है। मध्य स्वर के ए हो गए, अग्र स्वर के ए हो गए। ठीक है, इस बात को आप ध्यान देंगे। आपको मैं एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं कि जो स्वर का उच्चारण स्थान कहां से होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको ध्यान से देख लेंगे कि स्वर का उच्चारण स्थान कहां से होता है। ये आप देख लेंगे। स्वर का उच्चारण स्थान देखेंगे, कंठ से अगर पूछे कि कंठ से स्वर का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो जैसे आपका अ का उच्चारण स्थान करिएगा, आ का उच्चारण स्थान करिएगा, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। कहीं अ पूछे, आप पूछे, तुरंत कंठ बताएंगे आप लोग। अगर आपसे कुछ पूछे कि अगर पूछे कि तालु का उच्चारण, तालु से कौन सा स्वर का उच्चारण स्थान तालु से होता है, तो आपका छोटी ई हो गया, आपका बड़ी ई हो गया, इसका उच्चारण स्थान कहां से होता है दोस्तों? तालु से होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि मूर्धा से किसका उच्चारण स्थान होता है, कौन से स्वर का, तो आप बताएंगे ए वाला ए हो गया, ए हो गया और आपका ओ हो गया
और इसके बाद आपका अ हो गया, इसका उच्चारण स्थान कहाँ होता है दोस्तों? मूर्धा होता है। ये चीजों को बताना है आपको। अगर आपसे कोई पूछे कि ओष्ठ से कौन से स्वर का उच्चारण स्थान होता है, या पूछ ले कि ऊ और इस वाला ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप तुरंत बताइएगा छोटा ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान क्या है प्यारे? ओष्ठ है। सब आपको बता दिया। कंठ से अ आ होता है, तालु से आपका ई छोटी बड़ी होता है, मूर्धा से आपका ए होता है, ओष्ठ आपका ऊ होता है। ये आपके स्वर से इतने चीज बन सकते हैं। तो आपसे एक प्रश्न और बता दूं, याद रखेंगे, प्रश्न कई बार बना है कि स्वरों का उच्चारण स्थान, स्वरों का उच्चारण स्थान जो होता है ना, वह कंठ, तालु और मूर्धा और ओष्ठ, इसमें पूछ देता है कैसे कैसे होता है, आप बता देंगे इसको। उसमें पूछा है कि स्वरों का उच्चारण स्थान जिह्वा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 बराबर भागों में बांटा गया, अग्र, मध्य और पश्चिम में। ये चीज याद रख लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए आपको मैं अगला प्रश्न पूछता हूं। 7 नंबर प्रश्न देखेंगे कि वाक्य में जब एक ही प्रकार की संज्ञाएं आए तो उनके बीच किस प्रकार का विराम चिन्ह लगता है। जैसे कोई संज्ञा ले ले, याद रखेंगे, जैसे जैसे मैंने ले लिया राम, कोई नाम ले रहा हूं, राम हो गया, श्याम हो गया, आपका सीता हो गया, ठीक ना, आपका कोई और नाम लेंगे, मोहन हो गया, आपका सोहन हो गया, ये सब आप लोग नाम ले लो। और यही कह रहा है कि जब एक ही प्रकार की संज्ञाएं आए तो उनके बीच में कौन सा विराम चिन्ह लगता है, तो उसके बीच में जो आपका विराम चिन्ह है ना, ये अल्प विराम लगता है। क्या लगता है दोस्तों? अल्प विराम। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें आप लोग देखेंगे कि इसमें जो 6 नंबर है ना, मैंने इसमें आपको बताया नहीं दोस्तों कि इसमें कौन सा सही होगा। कंठ तालव्य कौन ध्वनिया है, तो आपका एनक वाला ये है ना, एक कंठ तालव्य ध्वनि है, इसको आप ध्यान रखते रहेंगे। चलिए इसमें देखते हैं कि वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए तो उनके बीच किस प्रकार का विराम चिन्ह लगता है, तो उसमें अल्प विराम लगता है। विराम चिन्ह में मैं आपको बता दूं, जहां कहीं भी आप लोग देखेंगे ना, इस चीज को मैं बता दूं, ये देखेंगे, ये जो होता है ना, इसको क्या बोलते हैं? इस चिन्ह को बोलते हैं अल्प विराम। क्या बोलते हैं दोस्तों? अल्प विराम बोलते हैं। और देखिए अल्प विराम और अर्ध विराम में बहुत क्या होता है, दिक्कत होती है बच्चों को। अब देखेंगे अल्प विराम और अर्ध विराम। अर्ध विराम का मतलब होता है, आप देखेंगे यही चीज होता है अर्ध विराम, ठीक ना। अर्ध विराम ऊपर ऐसे एक डॉट बिंदु होता है और नीचे जो होता है ये अल्प विराम का ऐसे चिन्ह लगा दिया जाता है। तो अर्ध विराम और अल्प विराम में कैसे करेंगे, यहाँ पे देखेंगे अल्प विराम आप इसको बोलेंगे, अर्ध का मतलब आधा, बीच में जो होता है ना ये स्पेस होता है, इससे आप याद रखेंगे कि जो बीच में स्पेस होता है इसको अर्ध विराम बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी शब्द पूर्ण हो जाने पर, कोई शब्द कह रहे हैं दोस्तों, वाक्य को पूर्ण हो जाने पर आपको, जैसे राम घर जाता है तो बीच में आप है तो ये पूर्ण विराम हो गया। जब कोई भी वाक्य पूर्ण हो जाता है तो इसका प्रयोग करते हैं और इसका नाम होता है पूर्ण विराम। क्या होता है दोस्तों? इसका चिन्ह क्या होता है? पूर्ण विराम होता है। अगर आपको कहीं भी विस्मय सूचक या आश्चर्य सूचक की बात कहे, वह मर गया, वह जल गया, ऐसे बात कहे, तो वहां पे विस्मय सूचक शब्द का ऐसे प्रयोग करते हैं। इसको आश्चर्य सूचक या विस्मय सूचक चिन्ह बोलते हैं, इसको याद रखेंगे। अगर कहीं निर्देशक चिन्ह की बात करें दोस्तों कि निर्देशक चिन्ह क्या होते हैं, तो निर्देशक चिन्ह का जो सिंबल होता है वह ऐसे होता है। अगर कोष्टक की बात करें, जो किसी भी चीज को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक की बात करते हैं, एक कोष्टक होते हैं, इस बात को आप लोगों को याद करना होगा। कोष्टक चिन्ह जो होते हैं वह ऐसे प्रयोग किए जाते हैं। अगर विवरण चिन्ह याद रखें, कोई परिभाषा पूछ दे, जैसे पूछे कि वर्णमाला की परिभाषा दीजिए, हिंदी के बारे में बताइए, तो हिंदी के बारे में अगर विवरण देना है तो विवरण चिन्ह जो होता है ना वह ऐसे होता है। इस बात को आपको याद देना होगा, यही होता है विवरण चिन्ह, याद रखेंगे। और विवरण चिन्ह आप हिंदी के बारे में कुछ लिख दे चले जाएंगे, ये जो होता है विवरण चिन्ह का सिंबल होता है, इसको ऐसे करके ऐसे लगते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आपको जैसे आप लोगों जैसे हिंदी में देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपका पानी, याद रखेंगे पानी और आपका नीर दोनों बराबर है तो बीच में ऐसे शब्द हम लगा देंगे, इसी को तुल्यता का चिन्ह बोलते हैं। दोनों चीजें जब बराबर हो तो बीच में तुल्यता का शब्द का प्रयोग करते हैं, और तुल्यता का चिन्ह जो होता है वह ऐसे होता है, इस बात को याद रखेंगे। अगर मैं एक चीज और बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है कि यह चिन्ह किसका है, तो यह चिन्ह है हंस पद का। किसका है? हंस पद का। और हंस पद चिन्ह का प्रयोग वहां करते हैं जब किसी वाक्य को लिखते समय किसी वाक्य को भूल जाते हैं, त्रुटि को पूर्ण करने के लिए हंस पद का हम प्रयोग करते हैं, ये हंस पद का चिन्ह होता है। सब चीज को देखेंगे। 7 ही प्रश्न हुआ, बहुत लंबी वीडियो हो रही है, लेकिन आप लोग धैर्य के साथ पूरा का पूरा आप वीडियो को खत्म करेंगे। आज की वीडियो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें उपसर्ग पूछा है कि आपका उपसर्ग कौन सा होगा। अध्यक्ष में कहीं भी उपसर्ग कहां लगते हैं, तो किसी शब्द के आगे लगते हैं, याद रखेंगे। उपसर्ग कहां लगते हैं? आगे लगते हैं। प्रत्यय पूछे कहां लगते हैं? प्रत्यय किसी मूल शब्द के पीछे लगते हैं।
लगते हैं। मूल शब्द के आगे जो लगता है उसको क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। और अध्यक्ष पूछा, जब कभी भी आपको उपसर्ग और प्रत्यय निकालना हो तो आप क्या करेंगे? उसका संधि विच्छेद करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? आप करेंगे सबसे पहले संधि विच्छेद। और संधि विच्छेद अब हम किसको करना है? अध्यक्ष का। तो अधिधन अच्छ इसमें हो जाएगा। और इसको याद रखेंगे, जब इस चीजों को ध्यान से आप लोग देखेंगे तो आपको चीजें यही मिलेगा दोस्तों कि अध्यक्ष में आपका अधि उपसर्ग लगा है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोगों को ध्यान देना होगा। चलिए, सावधानी में कौन सा प्रत्यय लगा है यही बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे, सावधानी में आपका इसमें प्रत्यय पूछा है। प्रत्यय कहाँ पे लगते हैं? पीछे लगते हैं। तो इसमें आपका क्या होगा? सावधान में आनी प्रत्यय लगा है। कौन सा प्रत्यय लगा है दोस्तों? आनी प्रत्यय लगा है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें, जब आप लोग प्रत्यय और उपसर्ग को बहुत ध्यान से देखते हैं तो आपको मिल जाता है। जैसे कि कई बार प्रश्न बना है, आप बताएंगे कि दुकाल में कौन सा प्रत्यय है। तो दुकाल में आपको पता है कि प्रत्यय पीछे लगते हैं तो इसमें काल प्रत्यय होगा। ये बात याद रखेंगे। आपको बता दें, कई बार बना है कि बदकिस्मत में कौन सा प्रत्यय होगा। आप बताएंगे, इसको संधि विच्छेद करेंगे, बद और किस्मत में टूट जाएगा और आपका किस्मत जो है क्या दोस्तों? प्रत्यय है। आपको मैं बता दूं, आप लोग देखे भी होंगे कि सुशिक्षित में कौन सा प्रत्यय लगा है। आपको यही बताना है दोस्तों। तो इसमें अगर उपसर्ग कई बार पूछा है, इसको याद रखेंगे। इसमें उपसर्ग कई बार पूछा है कि सुशिक्षित में आपका कौन सा उपसर्ग लगा है। तो इसमें सुधन के शिक्षित होता है। तो इसमें आपका सु क्या है दोस्तों? सु आपका उपसर्ग है। क्या है दोस्तों? उपसर्ग है। जो आगे लगते हैं उसको उपसर्ग बोलते हैं, जो पीछे लगते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। ऐसे आप लोग याद रखेंगे। आपसे बता दूं, जैसे बतंगड़ शब्द है ना, बतंगड़ में कौन सा प्रत्यय है? तो याद रखेंगे, बतंगड़ में अंगड़ प्रत्यय है। याद रखेंगे, कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? अंगड़ प्रत्यय है। ये कई बार पूछा है, याद रखेंगे। मैं आपको एक शब्द बता दूं, जैसे देखेंगे घुमक्कड़, बहुत ज्यादा पूछा है कि घुमक्कड़ में कौन सा आपका प्रत्यय है। तो इसमें आपका अक्कड़ प्रत्यय लगता है। कौन सा प्रत्यय लगता है? तो याद रखेंगे, अक्कड़ प्रत्यय लगता है, अक्कड़ प्रत्यय लगता है। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धिमान में कौन सा प्रत्यय है? तो लास्ट में मान है, तो इसमें मान प्रत्यय लग जाएगा। ये भी आप लोग याद रखेंगे। ये प्रश्न बने हैं। याद रखेंगे, चर्मकार प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय है? याद रखेंगे, इसमें चर्मकार में आपका कौन सा प्रत्यय है? याद रखेंगे, इसमें कार प्रत्यय हो जाएगा। और प्रभाकर में क्या हो जाएगा? कर प्रत्यय हो जाएगा। और इसमें कार और कर होगा। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जिन संज्ञाओं में से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? मूल रूप से संज्ञाएं 5 प्रकार की होती है। ये बात आपको ध्यान देना होगा, ये चीजें आपको देखना होगा। इसमें अगर कोई पूछे कौन कौन संज्ञा है, तो एक संज्ञा आपकी व्यक्तिवाचक हो गई, एक संज्ञा आपका जातिवाचक, आपका भाववाचक, द्रव्यवाचक, और एक और होता है समूहवाचक संज्ञा। ये भी आप लोग याद रखेंगे। ये संज्ञा के प्रकार होते हैं, ठीक है। आपको मुझे बताना है, आपको यही बताना है कि जिस संज्ञाओं में एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। आपको पता है, जब एक ही व्यक्तियों या एक ही वस्तुओं के बारे में बोध हो, उसका नाम न लेके बताया जाए, उसको हम लोग बोलते हैं जातिवाचक। जैसे नदी का नाम ले ले, इसमें जातिवाचक होगा। व्यक्ति का नाम ले ले, इसमें जातिवाचक, नाम नहीं, इसको बात याद रखेंगे। आपसे मैं क्षमा चाहूंगा इस बात को, कि जैसे आप लोग नदी को पूछ दे कि नदी क्या है, तो नदी, उसमें कई नदियां ना हो जाएंगी, तो यह आपका जातिवाचक हो गया। व्यक्ति पूछ दे, ये भी जातिवाचक हो गया, ठीक ना। आपका वाहन पूछ दे, ये भी आपका जातिवाचक होगा। लेकिन यही वाहन का नाम पूछे तो एक विशेष नाम से है, तो ये आपका व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। तो ये सभी आपका क्या हो जाएंगे? जातिवाचक हो जाएंगे। इस बात को याद रखेंगे। पशु ले ले, पशु पूछ दे, पशु क्या है, तो आपका जातिवाचक हो गया। फल ले ले, तो ये जातिवाचक हो गया। कोई पद ले ले, जैसे कि प्रधानाचार्य हो गया, क्या हो गया, तो ये आपका जातिवाचक हो गया। ऐसे आप लोग देखेंगे, ठीक है। ऐसे आप लोग देखेंगे, ठीक है। अगर मैं पूछूं, अगर कहीं कोई द्रव्य का नाम ले ले, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, पीतल हो गया, जैसे घी हो गया, आपका दूध हो गया, ये द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक में अच्छाई, बुराई, ठीक ना, ये सभी भावनाओं को व्यक्त किया जाए, वहां पे भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। जातिवाचक बता ही दिया आपको। व्यक्तिवाचक में कोई विशेष नाम ले ले, जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, आपकी नदी का नाम ले ले, गंगा हो गया, जमुना हो गया, सरस्वती हो गया। किसी व्यक्ति, महिला, पुरुष का नाम ले ले, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल हो जाएगा। समूहवाचक की बात करें दोस्तों, तो याद रखेंगे, कोई झुंड हो गया, आपका कोई दल हो गया, कोई सभा हो गया, कोई सेना हो गई, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? समूहवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? आपको यही बताना है दोस्तों। याद रखेंगे, 12 नंबर की बात करेंगे। आप लोग देखेंगे यहाँ पे चीजें, ये अमीर हो गया, गरीब हो गया, समूह हो गया, ये मिठास हो गया। ये समूह है ना, तो समूहवाचक का ये हो जाएगा, ठीक ना। ये जो गरीब है ना, ये जो है ये जातिवाचक का हो जाएगा, ठीक है। इस बात को याद रखें। नहीं, गरीब तो होगा, ये
भाववाचक की संज्ञा, याद रखेंगे ये भाववाचक की संज्ञा होगा, सॉरी इस बात को याद रखेंगे। लेकिन समूह जो है ना ये आपका समूहवाचक संज्ञा होगी, इसलिए गलत हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे, इसमें पूछा है भाव पूछा है, जो ये गंगा है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे धैर्य, चालाकी, उदासी और सूर्य, सूर्य एक ही व्यक्ति का नाम है, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति ये सभी किसके हैं, ये भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, यही बताना है। और पुल्लिंग शब्द की पहचान करने के लिए सबसे पहले आप इसका वाक्य का प्रयोग करेंगे, यही बात याद है दोस्तों। या दोस्तों आय, व्यय, नहर, लहर, ठीक ना। लहर उठ रही है तो ये स्त्रीलिंग हो गया, ठीक ना। नहर बह रही है या नहर में जल जल तो आपका पुरुषलिंग है, जल को मैं याद नहीं कराऊंगा। नहर बह रही है ऐसे याद रखिए। नहर अच्छी है, ठीक ना। नहर मेरी है या नहर मेरी है, नहर जो है ना वो आपका स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग पूछा है, ठीक ना। व्यय और आय याद रखेंगे, आय मेरी अच्छी है या इनकम में, जैसे कि आय जो होता है ना ये स्रोत होती है पैसे कमाने की, तो अगर इसको आप लोग देखे होंगे या मेरी आय है, ठीक ना, आय का मेरी यही स्रोत है, ठीक ना। तो याद रखेंगे स्रोत तो अलग चीज है, लेकिन आय जो होता है ना स्त्रीलिंग के भाव में आता है, ये मेरी आय के स्रोत है, ठीक ना। इसको याद रखेंगे। व्यय करना याद रखेंगे, जो ऑप्शन नंबर बी जो देख रहे हैं ना, मैंने व्यय किया, ठीक ना, या मैंने इतना पैसा व्यय किया, ठीक ना। व्यय जो होता है पुल्लिंग होता है, जो जल होता है ये भी पुल्लिंग होता है, कई बार जल को भी लेकर ये ऑप्शन बना है। आय मेरी अच्छी है, ठीक ना, स्त्रीलिंग हो गया। नहर बह रही है, स्त्रीलिंग हो गया। लहर उठ रही है, स्त्रीलिंग हो गया, ठीक ना। व्यय करना चाहिए या व्यय हो रहा है, ठीक ना, तो जहां भी व्यय पैसा खर्च होने के भाव में आता है तो ये आपका पुल्लिंग हो गया। जल भी आपका क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। ये सब चीजों को आप ध्यान रखेंगे। कारक के भेद बताना है कि कारक के भेद कितने होते हैं, यही बताना है दोस्तों। तो हिंदी में कारक के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं, आप याद रखेंगे। इसमें कौन कौन से भेद होते हैं आपको बता दें। एक भेद होता है कर्ता कारक, इसके बाद आपका होता है कर्म कारक, इसके बाद आपका होता है आपका कर्ता कारक कर्म कारण, कर्म कारक, इसके बाद होता है करण कारक, फिर इसके बाद होता है आपका आपादान कारक, फिर इसके बाद आप लोग याद रखेंगे इसके बाद संबंध कारक, इसके बाद होता है संप्रदान कारक, याद रखेंगे संप्रदान कारक, और इसके बाद होता है याद रखेंगे अधिकरण कारक, और इसके बाद होता है आपका संबोधन कारक। संबोधन कारक आपका कौन कौन, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सभी कारक हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक, ये पूरे 8 प्रकार के कारक होते हैं। सबको आपको याद करना होगा। याद रखेंगे कर्ता का चिन्ह क्या होता है, ने होता है, इस बात को याद रखेंगे। कर्ता ने चिन्ह होता है। कर्म का चिन्ह क्या होता है, कर्ता ने कर्म को, याद रखेंगे। इसके बाद आपका क्या है दोस्तों, करण है ना, करण का चिन्ह होता है से या के द्वारा, याद रखेंगे से या के द्वारा इसका चिन्ह होता है। आपादान का चिन्ह क्या होता है, से होता है, और कैसे भाव में आता है, अलग होने की स्थिति के भाव में आता है। याद रखेंगे कहीं अलग होने के भाव में कोई वर्ड सेंटेंस बने और उसमें से लगा हो तो वहां पे आपादान कारक होगा। संबंध का चिन्ह क्या होता है, का के की होता है, याद रखेंगे का के की होता है, रारेरी होता है, नानेनी होता है। संप्रदान की बात करें तो दोस्तों के लिए इसका चिन्ह होता है, क्या होता है, के लिए होता है। अधिकरण का क्या चिन्ह होता है, में या पर होता है, इस बात को याद रखेंगे। संबोधन का होता है हे, अरे, ओह, औ, इसके चिन्ह के नीचे पीछे ऐसे संबोधन सूचक चिन्ह लगे होते हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे। विस्मय सूचक या संबोधन सूचक चिन्ह लगे होते हैं, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे ले चलते हैं। मैंने राधा से कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक बताना है, याद रखेंगे। यह बात याद रखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कि मैंने राधा से कपड़े खरीदे, इनमें से कौन सा कारक होगा, यही आपको बताना है। आपादान कारक होगा कि संप्रदान कारक होगा कि करण कारक होगा कि कर्ता कारक होगा, ठीक ना। राधा से मैंने राधा के लिए, याद रखेंगे, मैंने आपको बताया था जहां कहीं भी के लिए आए ना, आपादान से अलग होने में आता है। संप्रदान जो चिन्ह होता है के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना, याद रखेंगे। और ये बात आपको पता है ना कि जो के लिए कहीं ना आए तो वहां पे संप्रदान कारक होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है, याद रखेंगे। ठीक समय पर आपको पता है में या पर, मैंने बताया में या पर जो यहाँ पे आता है वहां पे अधिकरण होता है। ठीक समय पर यहाँ पे पर आया, ठीक समय पर आ जाना, याद रखेंगे। में या पर जो होता है अधिकरण का चिन्ह होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, हमारे देश में जय चंदों की कमी नहीं है, जय चंदो संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है, आपको बताया ना दोस्तों। जय चंदो मतलब महान व्यक्ति की बात कर ले या घटिया व्यक्ति की बात कर ले या किसी चोर डाकू बेईमान की भी बात करे, अगर वह व्यक्ति विशेष व्यक्ति के बारे में बात तो नहीं कर रहा है ना, जय चंदो की, या तो मतलब जयचंद में बहुत लोग आ जाएंगे,
बहुत ऐसे व्यक्ति होंगे जो जयचंदों की भावना रखते हो, ठीक ना, इस बात को याद रखेंगे। जयचंद कौन सा होगा, व्यक्तिवाचक होगा कि जातिवाचक होगा कि समूहवाचक होगा कि आपका भाववाचक होगा, यही बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। याद रखेंगे आपका नदी हो गया, आपका जैसे नदी हो गया, आपका पहाड़ हो गया, आपका पठार हो गया, ठीक ना, कोई भी आपके विशेष से क्या है दोस्तों, तो ये आपका जातिवाचक है। क्या है दोस्तों, जातिवाचक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, आपको यही बताना है। हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। कारक की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। दोनों चीज याद रखेंगे, दोनों चीज यूपी टेट का प्रीवियस ईयर बन चुका है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, तो हिंदी में सर्वनामों की संख्या 11 होती है। अगर जानना चाहते हैं तो सर्वनाम मैं है, हम है, तू है, तुम है, वह है, यह है, आप है, कौन है, कोई, सो, जो, ये सभी क्या है दोस्तों, 11 सर्वनाम है। इस बात को याद रखेंगे। 19 नंबर की बात करेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन होता है। कोई भी वाक्य में अगर निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है तो उस वाक्य में आपको एक शब्द मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, यह शब्द मिल जाएगा। यह निश्चयवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल होता है। याद रखेंगे कौन, कुछ और क्या, ये सभी कोई आपका प्रश्नवाचक सूचक वाक्य है, तो इसमें कोई अनिश्चय सूचक वाक्य है। तो आपका डी क्या है दोस्तों, तो यह निश्चय सूचक वाक्य है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। 20 नंबर की बात करेंगे, इनमें अनिश्चय सूचक सर्वनाम कौन सा है, यही बताना है दोस्तों। 20 नंबर की बात करेंगे तो याद रखेंगे इसमें कौन, जो, कोई, वह, याद रखेंगे। इसमें याद रखेंगे जिस व्यक्ति के बारे में कोई निश्चित बात न कही हो, अनिश्चय मतलब उसकी कोई निश्चय ना हो, उस वह होगा अनिश्चयवाचक। याद रखेंगे कौन मतलब उसमें भी कोई एक समूह होगा, उसमें से छांटना होगा, तो अब वहां पे हम कहते हैं कौन जाएगा या कौन लड़ेगा, कौन झगड़ा कर रहा है, कौन गाली दे रहा है, ये बात करते हैं। जो भी होता है तो जो भी एक निश्चित व्यक्ति के लिए कहता है, आपको पता है। लेकिन कोई और वह भी होगा, एक निश्चय व्यक्ति के लिए कहेगा, कोई की बात करेगा दोस्तों। याद रखेंगे कोई जो होता है अनिश्चय सूचक वाक्य होता है, याद अनिश्चय वाचक सर्वनाम होता है। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर की बात करेंगे, अधोलिखित किस वाक्य अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें किसी कार्य का होना न पाया जाता है। अकर्मक क्रिया में जैसे आप लोग देखेंगे, आपका रोना पूछ दे तो रोना भी आपका अकर्मक क्रिया है। चलना पूछ दे अकर्मक क्रिया है। आपको फिरना पूछ दे ये भी अकर्मक क्रिया है। आपका दौड़ना पूछे तो ये क्या है दोस्तों, अकर्मक क्रिया। जहां पे कार्य होना न पाया जाता हो ये अकर्मक क्रिया। इसलिए मैंने इतना ये इंपॉर्टेंट को बता दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट से कई साल प्रश्न बन चुके हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो रामू खाना खा रहा है, ये आपका क्या है दोस्तों, ये आपका सकर्मक क्रिया, इसमें खाना खाया जा रहा है, ठीक ना। याद रखेंगे चालक गाड़ी चला रहा है, यहाँ भी कार्य का होना पाया जा रहा है, यहाँ भी कार्य का होना पाया जा रहा है। माँ स्वेटर बिन रही है, यहाँ भी कार्य का होना पाया जा रहा है। ये सभी सकर्मक क्रियाएं। लेकिन श्याम हंस रहा है, यहाँ पे कोई कार्य नहीं हो रहा है। और ये क्या है दोस्तों, ये आपका अकर्मक क्रिया है। और अकर्मक क्रिया ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया है यही बताना है। आपको बताया सोना हो गया, आपको मैंने बताया चलना फिरना दौड़ना रोना, ये सब क्या है, अकर्मक क्रिया है। इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया अगर पूछे तो आपका जैसे कि आपका कहीं भी पढ़ना आ जाए, आपको लिखना आ जाए, आपको खाना आ जाए, जो इंपॉर्टेंट है उसी को बता रहे हैं। पढ़ना, लिखना, खाना, और इसके बाद आपका इतने चीज़ों को याद रखेंगे। आपका देना लेना हो गया, आपका पीना हो गया, आपका लेना या देना, ये सब चीज़ें क्या हैं दोस्तों, ये सकर्मक क्रियाएं। इस बात को याद रखेंगे। ये सब पढ़ने में भी क्रिया होती है, कार्य का होना पाया जाता है। लिखने में भी कार्य होना पाया जाता है। खाना खाने में भी कार्य का होना, पीने में भी कार्य का होना पाया जाता है। लेने में भी, लेना देने में भी कार्य का होना पाया जाता है। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया क्या है, चलना, सोना, मुस्कुराना, लिखना। आपको पता है कि लिखना जो होता है वो क्या होता है, सकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौराहा में समास क्या है यही बताना है दोस्तों। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जहां कहीं भी समास कितने प्रकार के होते हैं। मूल रूप से समास जो होते हैं आपके 6 प्रकार होते हैं। मूल रूप से तो 4 ही होते हैं और इनका बंटवारा कर दिया जाता है तत्पुरुष समास का, तो ये हो जाते हैं कितने, 6। आप 6 को याद रखेंगे। समास की संख्या कितनी होती है, ये प्रश्न बनता भी है, 6 होती है। 6 ऑप्शन दिया है तो 6 को ही आप मारेंगे। और जिसमें संख्यावाची समास हो, याद रखें 4 राहों का समूह, ये चौराहा का संबंध है। संख्यावाची समास क्या होता है, द्विगु समास कहीं भी पूछे अगर वो ऑप्शन सही है तो उसमें संख्यावाचक का वर्णन जरूर होगा। इस बात को याद रखेंगे। द्विगु समास आपका क्या है, संख्यावाची है, इसको ध्यान रखते रहेंगे।
यथा रुचि में कौन सा समास है? जहाँ कहीं भी यथा धन रुचि होगा दोस्तों, इसमें उपसर्ग लगा है यथा, और आपको पता है जहाँ कहीं भी पहला शब्द अव्यय हो और याद रखेंगे दूसरा शब्द प्रधान हो, वहाँ पे होता है आपका अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नील गाय में कौन सा समास होगा? जहाँ कहीं भी विशेषता और विशेष से विशेषता का वर्णन किया हो, याद रखेंगे किसी भी आप लोग बताएंगे विशेषता बताने की बातें कही जा रही हो, वहाँ पे होता है आपका क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। चलिए आपको अब हम बात करेंगे 27 नंबर की बात में, पृथक का सही विलोम क्या होगा? याद रखेंगे पृथक का मतलब होता है आपका अलग अलग, एकत्र होगा कि संयुक्त होगा कि तखित होगा कि सुगठित होगा। तो पृथक का जो आपका सही विलोम होता है ना, याद रखेंगे पृथक का मतलब होता है अलग अलग और एकत्र का मतलब होता है पास पास। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम बताना है। याद रखेंगे उपयोग का विलोम क्या होगा? समुपयोग होगा कि निरुपयोग होगा कि सदुपयोग होगा कि अनुपयोग होगा, ये बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे उपयोग का निरुपयोग होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 29 नंबर की बात करेंगे। अश्व का परवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? अश्व का परवाची शब्द घोड़ा भी है, आपका घोटक भी है भी है, लेकिन कटक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कटक जो होता है ना, वह सेना का परवाची शब्द होता है या छावनी का परवाची शब्द होता है, इस बात को याद रखेंगे। छावनी या सेना को कटक बोलते हैं। घोड़ा का अश्व का ही परवाची शब्द है, घोटक का भी है का भी है, ये सब घोड़े के परवाची शब्द है, लेकिन कटक नहीं होगा। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है क्या है दोस्तों? घुटने टेकना का मतलब घुटने में दर्द होना होता है, ये बात याद रखना। घुटने में दर्द होना होता है कि दुखी होना होता है कि हार मान लेना होता है कि विजय प्राप्त करना होता है, याद रखना। घुटने टेकना मतलब कि याद रखना कोई भी राजा एक दूसरे के राजा के सामने जब घुटने टेक देता था मतलब वो हार मान लेता था, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे दोस्तों, आज की वीडियो में 1 से लेकर 30 तक की श्रृंखला को हम खत्म किया। आज की वीडियो आपका आगामी एग्जाम के लिए काफी मददगार होगी। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग क्या करेंगे दोस्तों, सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेंगे और दोस्तों को अधिक से अधिक वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में। देखते रहिए अभिषेक एकेडमी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।